ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि विश्व जनसंख्या और वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंतर्गत विश्व में जनसंख्या कितनी है और वो पूरे पृथ्वी पर किस रूप में फैली हुई है और कहाँ कहाँ पर उसका घनत्व ज़्यादा है। तो हम इसे एक एक क्रम के माध्यम से समझते जाएंगे कि विश्व में जो जनसंख्या है वो उसका वितरण कैसा है, उसका घनत्व कैसा है और उसकी वृद्धि के अलग अलग पैटर्न कैसे रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण होता है वो क्या कहलाता है। तो वितरण से तात्पर्य है यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और वितरण हम देखते हैं कि जनसंख्या वितरण से तात्पर्य पृथ्वी के धरातल पर मनुष्य कहाँ कहाँ और कितनी संख्या में वितरित है। इसे हम बिल्कुल आसान शब्दों में कह सकते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या है वो जो लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं वो पृथ्वी के धरातल पर कहाँ कहाँ और कितनी कितनी संख्या में वितरित हैं। हम ये जानते हैं कि विश्व में जितने महाद्वीप हैं उसमें अलग अलग कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर उनका वितरण बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि कुछ तथ्य जो ऐसे हैं, कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जो उसका जो 100% यदि माने तो उस पृथ्वी के 90% भाग मानव के निवास के लिए उपयोग में नहीं आते हैं और केवल 10% भाग पर ही लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा अंतर है जिसे हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि विश्व के लगभग 90% भूभाग पर केवल 10% जनसंख्या रहती है और 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या का निवास पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसी देश की जो जनसंख्या होती है वो उसके वास्तविक धन होते हैं, वो लोग ही होते हैं जो वहाँ उस देश की नीति तैयार करते हैं, उस देश के जो संसाधन हैं उसको विकसित करते हैं और खुद में भी एक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। तो एक राष्ट्र मजबूत होता है वहाँ के लोगों के द्वारा। तो इसे यदि हम एक विद्वान रहे हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन, उन्होंने कहा है कि कोई एक राष्ट्र स्वर्ण से नहीं बल्कि वहाँ के लोगों से यानी स्त्री और पुरुषों से मजबूत होता है। और वो ये कहते हैं कि वो राष्ट्र जहाँ के लोग कितने मेहनती हैं, कितने मन से वहाँ पर अलग अलग संसाधनों का विकास करते हैं और कितने उस राष्ट्र के साथ खड़े रहते हैं, इस तरह से वो राष्ट्र मजबूत होता है। ठीक है, तो हम अपने विषय पर आते हैं कि जनसंख्या वितरण के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जनसंख्या का जो फैलाव है वो धरातल पर किस रूप में पाया जाता है। इसको हम विश्व के संदर्भ में भी देखेंगे और साथ साथ भारत के संदर्भ में भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में जनसंख्या का वितरण किस रूप में फैला हुआ है। तो एक चीज़ और बता दूं कि जनसंख्या का जो वितरण है वो जनसंख्या के घनत्व से बिल्कुल ज़्यादा संबंधित है। तो हम साथ साथ इन दोनों टर्म का उपयोग करेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण है और जो घनत्व है वो किन किन रूपों में पाया जाता है। तो उसके लिए हम ये जानेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या के वितरण के को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हमने आपके सामने लिस्टेड किया हुआ है। तो इसमें हम एक एक के बारे में समझते जाएंगे कि ये जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो किस रूप में किसी भी देश या क्षेत्र के लिए एक वितरण या घनत्व को प्रभावित करने के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जलवायु, ये जलवायु पृथ्वी पर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि जहाँ पर जलवायु मानव के रहन सहन के लिए अनुकूल है वहाँ पर मानव का बसाव बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम देखेंगे पृथ्वी के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर जलवायु यदि उपयुक्त है तो वहाँ पर मानव का बसाव ज़्यादा है। जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र मानव बसाव के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु अच्छी होती है और मानव को
बहुत ज़्यादा कष्टदायक नहीं होता है। इसके अलावा मानसूनी जलवायु में भी मानव का बसाव बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो मानव के लिए सुटेबल जो टेम्परेचर होता है उसके अनुसार मानव का बसाव ज़्यादा होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री या फिर 30 डिग्री के बीच में जो रेंज है उस तापमान वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर मानव का बसाव देखने में आता है। ठीक है, तो मानसूनी जलवायु क्षेत्र हो गया, समुद्र तटीय क्षेत्र का जो जलवायु हो गया, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वो भूमध्य सागरीय जो जलवायु क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मानव का बसाव प्राचीन काल से चला आ रहा है, और वहाँ पर वो एक सबसे पहली कंडीशन के तौर पर जनसंख्या को प्रभावित करती है। तो ये हो गया क्लाइमेट, जिसमें समशीतोष्ण जलवायु में मानव बसाव बहुत ज़्यादा देखने में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे भू आकृति यानी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जहाँ पर वो मैदानी क्षेत्र हैं वो मानव बसाव के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ पर रोड नेटवर्क बनाने में आसान होता है, घर बनाने में आसान होता है, और वहाँ पर जो कृषि कार्य हैं वो करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो इस तरह से जो वहाँ की भू आकृति है जिसमें मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मानव का बसाव देखने में आता है। इसके बाद फिर पठारी क्षेत्रों में मानव बसाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसके बाद फिर सबसे कम आपको पर्वतीय क्षेत्रों में मानव बसाव देखने में आता है। तो हमने एक क्रम से देखा कि सबसे ज़्यादा मानव बसाव मैदानी क्षेत्र में, उससे कम पठारी क्षेत्र में, फिर उससे और भी ज़्यादा कम पर्वतीय क्षेत्रों में मानव बसाव देखने में आता है। तो जो भू आकृति है वो मानव के बसाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही तय करता है कि वहाँ पर सुविधाजनक मानव बसाव होगा या नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं जल की उपलब्धता। प्राचीन काल से अब तक जल की उपलब्धता मानव बसाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, जिसमें हम देखेंगे कि पूरे विश्व में जितनी बड़ी नदियां हैं या उन नदियों के जो जल क्षेत्र हैं उन जल क्षेत्रों के आसपास मानव बसाव ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि हम इसका रेफरेंस थोड़ा प्राचीन काल से देखें तो जितनी नदी घाटी सभ्यताएं रही हैं वो इसी जल की उपलब्धता के कारण ही नदियों के आसपास बसा है। तो नदी का जो जल है वो जल स्रोतों के रूप में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अनुकूल होता है। इस वजह से जल की उपलब्धता मानव बसाव के लिए सबसे प्राइमरी फैक्टर के रूप में काम करता है। मनुष्य पानी पीने के लिए उस जल का उपयोग करता है, कृषि कार्य के लिए उपयोग करता है, पशुओं के लिए उपयोग करता है, और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर जल की उपलब्धता नदी घाटियों के आसपास रहेगी वहाँ पर पेड़ पौधे और इस तरह के कार्य हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जल की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में। इसके बाद आता है मृदा, सॉइल। हमने देखा है कि विश्व में जितने कृषि क्षेत्र हैं और उन कृषि क्षेत्रों में मानव का बसाव बहुत ज़्यादा देखने में आता है। मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी में आपके जो कृषि कार्य होते हैं, अलग अलग फसलों को हम उगा सकते हैं, और ज़्यादातर देखा गया कि विश्व में जितने जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं उन जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों में मानव का बसाव ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है और उसमें हम एक साल में कई फसलें उगा लेते हैं, जिससे मानव के जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है वो बहुत ज़्यादा विकसित प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो अभी भी मृदा जो है वो मानव बसाव के लिए महत्वपूर्ण जीविका के रूप में काम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो खनिज पदार्थ हैं। खनिज पदार्थ भी जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ है तब से खनिज पदार्थ मानव बसाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस खनिज पदार्थ में हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर कोयले की पेटियाँ पाई गई हैं, जहाँ जहाँ पर लौह अयस्क, बॉक्साइट या फिर जो दूसरे जो खनिज पदार्थ हैं वो जहाँ जहाँ ज़्यादा मिले हैं उन खनिज क्षेत्रों के खनन क्षेत्रों के आसपास मानव का बसाव ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर फिर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा कर पाते हैं। जैसे विश्व में बहुत कुछ फेमस खनिज पदार्थों के क्षेत्र यदि हम भारत में देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उन जगहों पर मानव का बसाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और विश्व में यदि हम यूरोप में देखें
तो वहाँ पर जो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है वहाँ पर कोयला पेटी ज़्यादातर मानव बसाव के लिए बहुत ज़्यादा पैटर्न देखने को मिला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कूलगार्डी या फिर कालगोली, ये भी सोने के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वो खनिज पदार्थ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मानव बसाव ज़्यादा मिलता है। और यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो वहाँ पर जो झील क्षेत्र हैं वहाँ पर खनिज पदार्थ ज़्यादातर मिलते हैं और वहाँ पर भी वो मानव बसाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा हम यदि नगरीकरण को देखें तो उसके आधार पर भी पॉपुलेशन उन क्षेत्रों में ज़्यादातर मिलता है। विश्व में यदि हम देखें तो विश्व में कुछ ऐसे 3 से 4 ही क्षेत्र हैं जहां पर वैश्विक जनसंख्या बहुत ज़्यादा केंद्रित है। भारत में नगरों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा जो जापान है, चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर यूरोप है, इन सबों में जहाँ जहाँ नगरीकरण हुआ है वहाँ पर जनसंख्या बसाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी भी ये पैटर्न देखने में आ रहा है। नगरीकरण की वजह से जनसंख्या का बढ़ने का जो प्रारूप है वो इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि वहाँ पर जो डेली लाइफ की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सारे उपकरण वहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, रहन सहन के लिए आवश्यक सुविधाएं होती हैं, जल की उपलब्धता होती है और वहाँ पर रोजगार के साथ साथ जो एक हम नागरीकरण के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब मिलती हैं। तो इस वजह से लोग नगरों में जाकर के ज़्यादा बसना चाहते हैं। तो नागरीकरण वर्तमान समय में जनसंख्या के विशाल संगठन को आकर्षित करता है, वहाँ पर देखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि औद्योगिकरण किस रूप में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जब से औद्योगिक क्रांति यूरोप में शुरू हुई उसके बाद से विश्व के अनेक भागों में फैला हो, तो औद्योगिकरण के बाद जिन जिन क्षेत्रों में उद्योग बढ़े वहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादातर होता गया है और वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या एक क्रमिक रूप से बसती चली गई है। तो इस तरह से औद्योगिकरण भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है और एक फैक्टर के रूप में काम करता है। इसके अलावा नंबर 8वें में है स्थिति एवं अभिगम्यता। स्थिति और अभिगम्यता से तात्पर्य है कि हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि जो व्यापार करने के उपयोगी लोकेशन पर स्थित रहे हैं जो क्षेत्र, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का संगठन ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे यदि हम सिंगापुर को लें तो सिंगापुर व्यापारिक रूट पर एक महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थित है जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा विश्व में जितने बड़े जनसंख्या के संगठन हैं उन संगठन में आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ कुछ केंद्र की जो लोकेशन है वो लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिसकी वजह से साथ साथ में अभिगम्यता जो केंद्र अपने पृष्ठ प्रदेश से विशेष रूप से जुड़े हैं रोड नेटवर्क के माध्यम से, रेल मार्गों के द्वारा या फिर हवाई मार्गों के द्वारा जो जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, उन क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग निवास करते हैं और उनके निवास के पीछे कारण यह है कि वहाँ पर उनको रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रवास। प्रवास भी वर्तमान समय तक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में जनसंख्या के वितरण को बदलने के प्रारूप के रूप में देखा जाता है। जैसे नगरों में प्रवास, गांव से नगरों में प्रवास करते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या का जो केंद्रीकरण है वो नगरों की तरफ ज़्यादा होने लगता है और प्रवास के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो जनसंख्या के वितरण को, प्रारूप को और प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आप देखेंगे कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो घनत्व किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जनसंख्या के घनत्व के जो संकल्पना है उसको हम कुछ इस रूप में देखते हैं कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। जो जनसंख्या का घनत्व होता है उससे हम इस बात का पता लगाते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र पर कितने लोग निवास कर रहे हैं।
और इसको हम संदर्भ के रूप में भी देखेंगे कि एक देश में जहाँ जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा वितरित है और जहाँ जहाँ पर जनसंख्या कम वितरित है, तो उस पूरे क्षेत्र को हम सामूहिक रूप में उसका घनत्व निकाल करके हम पता लगाते हैं कि उस पूरे देश की जनसंख्या घनत्व कितनी है और उस निश्चित क्षेत्र का भी जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसे एक बार फिर से देखें। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात के रूप में इसे जाना जाता है। इसे हम यदि सूत्र रूप में देखें तो जनसंख्या का घनत्व हम कुछ इस तरह से निकालते हैं कि जनसंख्या घनत्व बटे क्षेत्रफल। यदि हम एक उदाहरण के रूप में देखें तो यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 2,50,000 है और उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 2,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में आएगा। यानी हम जनसंख्या घनत्व को कुछ इस तरह से निकालते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में इस तरह की जनसंख्या है तो वहाँ पर 2,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो सकता है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2001 में वो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में देखा गया। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे हम निश्चित संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी क्षेत्र की जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या वृद्धि हो रही है, वो नकारात्मक हो रही है या फिर सकारात्मक हो रही है। इसे हम इस रूप में जानते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे कि प्रवास के कौन कौन से तथ्य शामिल करते हैं। प्रवास को जानने से पहले हम ये भी समझ लें कि जो जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है उसके 3 घटक हैं। उन 3 घटकों में से जन्म, मृत्यु और प्रवास। किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है उसके बदलने के पीछे 3 मुख्य कारक होते हैं जो वहाँ पर या तो उस जगह पर कितनी जन्म दर देखी जाती है और वहाँ पर मृत्यु दर कितनी है और वहाँ पर प्रवास किस रूप में देखा जा रहा है। तो जनसंख्या परिवर्तन का जब भी हम स्टडी करते हैं तो इन 3 फैक्टर को ध्यान में रख करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव रूप में काम कर रहा है। क्या वहाँ की जनसंख्या में जन्म दर बढ़ गई है या घट गई है, क्या उस जनसंख्या में मृत्यु दर बढ़ गई है या घट गई है, क्या उस जनसंख्या में अलग से कोई प्रवास के रूप में फैक्टर के रूप में कुछ लोग बाहर जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं। उसके पीछे हम कारकों को ध्यान रखते हुए पूरा विवरण देखते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो जनसंख्या का जो प्रवास है वो किस रूप में जाना जाता है। सामान्य तौर पर जनसंख्या का जो प्रवास होता है उससे तात्पर्य होता है कि जब किसी निश्चित क्षेत्र से लोग कहीं दूसरे जगह पर जाते हैं या फिर दूसरे जगह से उस क्षेत्र में आकर के बस जाते हैं तो उसको हम प्रवास के रूप में जानते हैं। इस प्रवास, लोगों का प्रवास करने के पीछे कई कारण होते हैं, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 तरह के प्रवास देखे जाते हैं। एक होता है उत्प्रवास जिसे इंग्लिश में इमिग्रेशन बोलते हैं और दूसरा होता है आप्रवास यानी इमिग्रेशन। इन दोनों में अंतर समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इनमें हम अंतर अक्सर नहीं कर पाते हैं। तो उत्प्रवास से तात्पर्य है, इसको इंग्लिश में एमिग्रेशन बोलते हैं जिसका मीनिंग है आउट माइग्रेशन। जब किसी निश्चित जगह से लोग रोजगार के लिए या किसी भी कारण से बाहर की तरफ जब हम वो प्रवास करते हैं तो उसे एमिग्रेशन बोलते हैं या उत्प्रवास बोलते हैं या आउट माइग्रेशन बोलते हैं। अब दूसरा है आप्रवास यानी इमिग्रेशन। इसका तात्पर्य है कि जब किसी निश्चित क्षेत्र में बाहर से लोग आकर के बस जाते हैं तो उसे इमिग्रेशन बोलते हैं या फिर इंग्लिश में इन माइग्रेशन। इन्हें याद करना बहुत आसान है। हम इमिग्रेशन से तात्पर्य इन माइग्रेशन से लगा करके दोनों में अंतर कर सकते हैं कि ये क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रवास है इसके पीछे कारक कौन कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें आता है पुल फैक्टर
और पुश फैक्टर। पुल फैक्टर से तात्पर्य है कि ऐसे कौन कौन से कारक है जो एक निश्चित क्षेत्र में बाहर से आकर के लोगों को बसने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। तो पुल फैक्टर में आता है आपका रोजगार के अवसर कितने हैं। यदि रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे तो लोग उस क्षेत्र में आकर के बसेंगे, यानी औद्योगिकरण ज़्यादा होगा, नगरीकरण ज़्यादा होगा, या फिर उस जगह की लोकेशन यदि कई क्षेत्र में अच्छी होगी या फिर वहाँ की जलवायु अच्छी होगी तो लोग आकर के वहाँ पर बसना पसंद करते हैं। इसके अलावा पुश फैक्टर से तात्पर्य है कि किसी निश्चित क्षेत्र में यदि सामाजिक अस्थिरता होती है, आर्थिक अस्थिरता होती है, यानी रोजगार के अवसर की कमी हो जाए या सामाजिक आर्थिक समस्याएं हो जाए, तो उसके वजह से वहाँ पर वो पुश फैक्टर काम करने लगता है। लोग दूसरे अच्छी जगहों पर जाकर के बसना प्राथमिकता देने लगते हैं, तो वो पुश फैक्टर के रूप में आ सकता है। इसके अलावा पुश फैक्टर में आता है महामारियाँ और जलवायु के जो प्रकोप हैं उसके वजह से भी लोग एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं, या फिर बाढ़ वगैरह आ गई है तो उसकी वजह से भी लोग नदी के तटीय क्षेत्रों से दूर हट करके दूसरे जगहों पर जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो माइग्रेशन के इतने ये चीज़ें अध्ययन हम करते हैं। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार इस 21वीं सदी में या 20वीं सदी में जनसंख्या को बढ़ाने में योगदान दिया है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या का जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसके बारे में। जनसंख्या के जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें ये बताता है कि किसी भी देश की जनसंख्या विकास के कौन कौन से चरण से वो प्रभावित होती रही है और विकास के कौन कौन से चरण से होकर के वो आई है। तो जनसंख्या का जो ट्रांजिशन थ्योरी है वो ये हमें बताता है कि एक देश की जनसंख्या विकास के कौन कौन से स्तर से होते हुए आई है। इसमें कई चरणों को अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर बताया है। तो हम देखेंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन ने 1945 में दिया, जो 3 स्टेज के बारे में बताते हैं। जो 3 स्टेज वो इस रूप में हो सकता है, ठीक है। तो एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन ने 1945 में 3 स्टेज वाली जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को सबसे पहले हमारे सामने रखा। उसके बाद फिर जी.टी. त्रिवार्थन ने भी उसमें और थोड़ा सा संशोधन करके उन्होंने बताया कि किसी देश की जनसंख्या विकास के 4 चरणों से होकर के गुजरती है, जिसमें अलग अलग प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि जो जनसंख्या का जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसके अनुसार जनसंख्या के जो 3 स्टेज हैं उसमें जनसंख्या में जो जन्म दर, मृत्यु दर में अंतर के आधार पर किस तरह की जनसंख्या का प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टेज में देखेंगे, इसमें जनसंख्या का जो जन्म दर है और मृत्यु दर है वो बहुत ऊंची स्तर की होती है। इसमें अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो जनसंख्या के प्रथम अवस्था में हैं, यानी अफ्रीका के बहुत से देश, इसके अलावा एशिया के भी कई देश हैं, साउथ अमेरिका के भी कई देश हैं। तो अभी भी वो जो अविकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं वो ज़्यादातर अभी प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था में से गुजर रहे हैं। तो प्रथम अवस्था में वे देश आते हैं जिनमें जन्म दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची है, ठीक है। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में अभाव के कारण या फिर प्राकृतिक जो जलवायु है उसके अनुसार वहाँ पर जन्म दर थोड़ी ज़्यादा भी है, और वहाँ पर अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण वहाँ पर मृत्यु दर भी अभी भी ऊंची है। तो इसका अल्टीमेट परिणाम ये निकलेगा कि वहाँ की जनसंख्या एक स्थिर अवस्था से होते हुए गुजरेगी, न तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत बढ़ने वाली है न तो बहुत घटेगी, और एक स्थिर रूप में बनी रहती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि दूसरी अवस्था में क्या होता है। इस अवस्था में होते हुए कोई देश जब गुजरता है तो वहाँ पर क्या होता है, मृत्यु दर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कम हो जाते हैं और जन्म दर अभी भी कुछ समय तक ज़्यादा बनी रहती है, जिसका अल्टीमेट परिणाम ये होता है कि जन्म दर थोड़ी ऊंची होने की वजह से वहाँ पर जनसंख्या का जो आकार है वो बढ़ जाता है और इस रूप में वो
हमारे देश में यदि देखें तो हमारे देश में ये जनसंख्या इसी अवस्था से होते हुए एक विशाल जनसंख्या के रूप में बन गई, जिसे जनसंख्या विस्फोट के रूप में भी कह सकते हैं। तो द्वितीय अवस्था में जनसंख्या का आकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ने की वजह से जनसंख्या थोड़ी बढ़ जाती है और मृत्यु दर, जो जन्म दर है, वो भी धीरे धीरे विकास के अंतिम चरण में आकर के यहाँ पर कम हो जाता है। अब हम तीसरे स्तर पर देखेंगे। तीसरे स्तर पर कोई भी देश की जनसंख्या क्या होती है, वहाँ पर एजुकेटेड हो जाती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है और सारी सुख सुविधाएँ वहाँ पर बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर वो फिर वहाँ की जनसंख्या में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है और फिर वो जनसंख्या के जो तीसरे स्तर है वो निम्न स्तर पर आ जाता है, जहाँ पर जनसंख्या कम हो जाती है और वहाँ की जनसंख्या का जो जन्म दर वो तो स्थिर रहता है, लेकिन मृत्यु दर में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से जनसंख्या के 3 चरणों के माध्यम से हम समय के आधार पर हम ये देख पाते हैं कि 3 चरण विकास के स्तर को भी दिखाते हैं कि कोई देश डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के आधार के किस स्टेज पर वो है। ज़्यादातर जो अल्प विकसित देश है वो पहले स्टेज में है, विकासशील देश ज़्यादातर वो दूसरे स्टेज में है और जो ज़्यादातर विकसित देश हैं, विकसित देशों में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के बहुत से देश जितने हैं, रूस, ब्रिटेन, ठीक है, इटली, ये सब देश तीसरे चरण में आ चुके हैं और वहाँ पर जनसंख्या अब बहुत कम गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अब हमने देखा इसमें कि जनसंख्या के जो परिवर्तन के जितने घटक हैं उनको हमने इस माध्यम से देखा। अब हम आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न रखेंगे जिनके अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। तो MCQs टाइप के प्रश्न हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। इसमें 4 ऑप्शन आए हैं जिसमें अफ्रीका है, एशिया है, दक्षिण अमेरिका है और उत्तर अमेरिका है। तो यहाँ पर दिया है जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि यदि हम देखें जनसंख्या आकार के आधार पर तो वो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। यदि हम जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर देखेंगे तो अफ्रीका है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए एशिया। अब आगे दिया है दूसरे प्रश्न के रूप में यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया और ध्रुवीय प्रदेश। हमने जाना है कि जो विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर उत्तरी और दक्षिण ध्रुव और जितने रेगिस्तान हैं ज़्यादातर जहाँ पर यदि खनिज पदार्थ नहीं मिले हैं तो वो ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अटाकामा ये भी रेगिस्तानी प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। उमस वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम है। और यदि हम ध्रुवीय प्रदेश की बात करें तो दोनों ध्रुवीय प्रदेश जनसंख्या के विरल आवासीय क्षेत्र है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है, मानव आवास के लिए वो सुविधाजनक नहीं है। तो और एक दिया है दक्षिण पूर्व एशिया, जो कि हमने देखा कि एशियाई के जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है वो मानसूनी जलवायु क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा दक्षिण पूर्व एशिया। अब आगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर नहीं है। जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं, महामारियां, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं और महामारियां। जलाभाव से प्रतिकर्ष कारक से तात्पर्य है कि ऐसे कारक जिसकी वजह से लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके चले जाते हैं। तो जिस किसी क्षेत्र में यदि जलाभाव होगा तो वहाँ पर वो लोग नहीं बसेंगे। बेरोजगारी यदि बढ़ेगी तो भी वहाँ से लोग चले जाएंगे दूसरी जगह पर। महामारी यदि वहाँ पर आ जाती है तो भी लोग उस क्षेत्र को छोड़कर जा सकते हैं।
और यदि चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं यदि वहाँ पर होंगे तो लोग नहीं जाते हैं और वहाँ बचते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं प्रतिकर्ष कारक नहीं है। आगे है, निम्न में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। हाँ, ये सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये भी सही है। और जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। जनसंख्या वृद्धि उच्च नहीं होती है बल्कि निम्न होती है, क्योंकि हमने इन दोनों के माध्यम जाना, इनमें जनसंख्या बढ़ती नहीं है बल्कि एक स्थिर अवस्था में रहती है। इसमें जन्म दर ऊंची है, इस वजह से इसका जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों ऊंचा है, इसलिए ग्राफ में सबसे ऊपर दिखाया गया है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर नीचे होती है, इसलिए दोनों को ग्राफ में नीचे दिखाया गया है। ठीक है, तो तीसरा कारक सही है। इसमें जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये गलत है। धन्यवाद।